ठीक है सर, लेकिन फिर भी अगर किसी तरीके की कोई ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल कॉन्स्पिरेसी होता है तो वो घातक तो है ही सर, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है, संभवतः मैं कह रही हूँ, जिसको अपना फायदा उठाना होगा वो उसका फायदा उठा सकता है। अगर इतना प्री सबको एहसास था कि ऐसी कोई समस्या आ सकती है, आपकी रीडिंग्स भी ये कह रही हैं, बाकी लोगों को भी लगता है कि नहीं नहीं जो इसका एग्जीक्यूशन है वो ठीक नहीं है, लेबर्स के प्रति ये उदारवादी नहीं है, इंडस्ट्रीज के प्रति ये ज्यादा उदारवादी है, तो जिनको इस पर साजिश रचनी होगी उनके भी जहन में संभवतः ये हो सकता है कि इसका फायदा वक्त आने पर उठाया जा सकता है। और क्या इसी के संकेत जांच में मिल रहे हैं? जल्दी से एक बार हेडलाइंस की तरफ हम नजर डालेंगे, फिर उसके बाद ईशान मैं बाकी मेहमानों के पास भी जल्दी से आऊंगी। तरफ लौटते हैं और बीजेपी की प्रवक्ता रौचिका अग्रवाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रौचिका जी, हालांकि हम डिबेट में काफी आगे तक आ गए हैं, लेकिन फिर भी जो मुख्यतः सवाल जिसके इर्द गिर्द पूरी चर्चा रही है वो यही कि आप लोगों ने फिर से एक बार अर्बन नक्सल की बात कह दी, लेकिन यहाँ पर जितने भी विपक्ष के लोग बैठे हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि आपके पास क्या सरकार के पास इनपुट्स नहीं थे, क्या सरकार समय रहते चाहती तो इस हिंसा को रोक नहीं सकती थी? अर्बन नक्सल का नैरेटिव देते हुए क्या किसी भी विरोध की आवाज को, किसी भी डिसेंट को ये दबाने की कोशिश नहीं है? और सरकार क्या ऐसे जवाबदेही से नहीं बच रही है? रौचिका जी अनम्यूट कर लेंगे प्लीज आप। आप सुनाई दे रहे? जी परफेक्ट है मैम, बोलिएगा। जी, वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम। क्षमा चाहूंगी मैं थोड़ा सा देर से जुड़ पाई। विपक्ष को असल में शांति, हमारे उत्तर प्रदेश में शांति हजम नहीं होती। विपक्ष लगातार ये कोशिश करता रहता है किस तरह से उत्तर प्रदेश में बवाल किया जाए और उस बवाल का एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट किया जाए। पहली बात तो यह है कि विपक्ष की तरफ से ही ये जो फेक वीडियोस रोटेट करी गई, ये किस नेता की तरफ से करी गई थी? इनकी अपनी आरजेडी की तरफ से। उस पे विपक्ष ने क्या स्टेप लिया, क्या एक्शन लिया गया उनके खिलाफ? कुछ नहीं लिया गया। जब सीमा पार से कोई भी किसी भी तरीके के बवाल का कनेक्शन जुड़ता है तो विपक्ष उस बात का खंडन क्यों नहीं करता? क्या सरकार हमारी है और हम उस चीज पे एक्शन ले रहे हैं, उस चीज को कंट्रोल किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, लेकिन क्या विपक्ष की ड्यूटी ये नहीं बनती है कि अगर शांति प्रदेश में शांति है तो उस बात को, उसको ना खराब किया जाए? हमेशा हर वक्त ये सिर्फ ये सोचने के लिए कि अगले साल इलेक्शंस आ रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में शांति खराब करी जाए, एक साजिश करी जाए और किस तरह से योगी सरकार को, बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को जगह जगह मुद्दा बनाया जाए और सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। ये क्यों नहीं विपक्ष ये करता है कि अगर वहां पर सीमा पार से अगर उसके कनेक्शन जुड़ रहे हैं तो साथ क्यों नहीं देता? हमेशा हर बात पे ऑब्जेक्शन उठाने के लिए क्यों कहता था? क्यों आरजेडी की प्रियंका भारती के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया गया कि उनकी तरफ से फेक वीडियोस रोटेट करी गई हैं, फैलाई गई हैं? क्यों नहीं करता है विपक्ष? हमेशा विपक्ष सिर्फ सत्ता के ऊपर पॉइंट आउट करने के लिए बैठा रहता है। बोलिए रौचिका जी, बोलिए। पॉइंट आउट करने के लिए तैयार तो बैठा रहता है, लेकिन कभी भी उस जो स्टेप उठाए जाते हैं उसमें सपोर्ट करने के लिए क्यों नहीं तैयार होता है? क्या इस तरीके ही काम विपक्ष का रह गया है कि सिर्फ और सिर्फ शांति जहां पर है उसको खराब किया जाए? अपना पर्सनल एजेंडा हर जगह चलाने की कोशिश क्यों करते हैं? ठीक है, पहले मैं जरा पूजा जी का जवाब, फिर ईशान फौरन आपके पास में आ रही हूँ। और स्क्रीन पर जरा तीनों को रखेंगे, रौचिका जी को रखेंगे, ईशान को रखेंगे और साथ ही पूजा जी को स्क्रीन पर रखेंगे। ठीक है, पूजा जी बताइए। पूर्णिमा जी, आपने इनसे पूछा कि अकाउंटेबिलिटी किसकी तय करेगी? ये अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ बैठ करके तय करने लगी है समाजवादी पार्टियां, विपक्ष की, कि विपक्ष अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए। इनसे पूछेगा कि 10 तारीख से जब प्रोटेस्ट चालू हुआ मजदूरों का, सरकार का कौन सा प्रतिनिधि उनके बीच में गया? कितने संवाद बिठाया उनके साथ में? एक्सेलरेट हुआ अगर ये प्रोटेस्ट तो भी आप जिम्मेदार है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतना आगे बढ़ गया हुआ है, पड़ोसी देश इतने आगे बढ़ गए हो कि आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है और तब जो है आकर के यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं। अगर पता नहीं चला होता तो इन्वेस्टिगेशन होती नहीं। अगर पता नहीं चला होता तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। आपके लोगों की तरफ से हाथ पे हाथ करके नहीं थक जाते हैं हम। इस्तीफा दीजिए, आप इस्तीफा देकर के बोल दीजिए कि हम अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते हैं। हमारा कार्यभार सिर्फ और सिर्फ विपक्ष से प्रश्न पूछा, अगर वो विपक्ष में है, अगर वो सत्ता में है तो भी उन्हीं से प्रश्न पूछना है, तो हम अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार हैं।
हम अकाउंटेबिलिटी भी लेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। परेशानी ये है कि आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, परेशानी ये है कि वो जो मंत्री जो इसीलिए हमने आपके पार्टी से है, इसीलिए उस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इसीलिए वो जो लोग इसके पीछे हैं उन सब का सामने लेके आने में पूरी लेके आया जाएगा और हर किसी को दोषी को ठीक है, एक बार जरा मैं ईशान को लाना चाहूंगी। योगी सरकार की तरफ से इस योगी ईशान 30 सेकंड्स रखती हूँ मैं आपके लिए, टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास। ठीक है पूजा जी जरा रुकेंगे, ठीक है पूजा जी जरा रुकेंगे। ईशान प्लीज। रौचिका जी ने सारे सवाल तो विपक्ष से ही पूछ लिए पूर्णिमा जी। रौचिका जी को ये सवालों के जवाब देने चाहिए। जो मजदूर पूछ रहे हैं कि हमें 400 से 500 रुपए प्रति किलो गैस मिल रही है और गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, हम अपना जीवन व्यापन कैसे करेंगे, उन मजदूरों को जाके जवाब देने चाहिए। महिलाओं को हमने सुना, जो मजदूर महिलाएं थी जो काम करती हैं फैक्ट्रियों में जिनसे 12-12 घंटे काम करवाया जाता है, उनको जवाब देना चाहिए। उन महिलाओं को जवाब देना चाहिए वो जो हमने देखा, जिस तरीके से मेरी आंखों में भी आंसू आ गए जब वो कह रही थी हम अपने बच्चे को एक दिन छोड़ के दवाई खिलाने का काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है घर का किराया देने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है दाल रोटी सब्जी खाने के लिए। उसके बाद मुझे बताइए कि आप अगर योगी जी को एक मिनट बस आखिरी बात बोलूंगा, अगर दिल्ली में न्यूनतम आय हो, अगर न्यूनतम जो मजदूरी है वो 20,000 रुपए के आसपास हो सकती है और वहीं गुड़गांव जैसे हरियाणा में भी 35% बढ़ा के वो भी लगभग 19,000 के आसपास हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं उनका क्या कसूर है, मुझे ये समझाने का काम करें। एक बात का जवाब दीजिए, अगर डिजिटल एविडेंस है दोनों प्रवक्ताओं के खिलाफ, कार्रवाई होगी तो साथ खड़े? बिल्कुल, अगर कोई भी इवन इफ देयर इज अ श्रेड ऑफ एविडेंस कि अगर गलत तरीके से हिंसा भड़काई गई है, मैं ये नहीं कह रहा मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो आजकल के डिजिटल एज में, लेकिन अगर हिंसा किसी ने भड़काई है तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, और एक आम आदमी में जिसको वेरिफिकेशन का भी नहीं पता, फिर उसमें और आप में कोई अंतर नहीं है ना सर? फिर तो आप भी उस फेक न्यूज फैलाने के गैंग का हिस्सा बन जाएंगे ना, अगर आप इतनी जानकारी रखने के बावजूद आप वेरीफाई नहीं करते हैं। मालविया है पहली बात तो, फेक न्यूज गैंग का सुनिए ना मेरी बात सर, देखिए सोशल मीडिया अपने साथ अगर बहुत सारे प्लस पॉइंट्स लेकर आई है तो कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं। अगर आप वेरीफाई ही नहीं करेंगे और आप उसको बढ़ा देंगे तो फिर क्या है? अरे भैया पवन खेड़ा को पुलिस ढूंढ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अफवाह फैलाने के चक्कर में गए, भ्रष्टाचार पवन खेड़ा अफवाह फैलाने के चक्कर में गए, पवन खेड़ा फंस गए आपकी अफवाह फैलाने के चक्कर में। आसाम की पुलिस ढूंढ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई जमानत नहीं मिलेगी, तेलंगाना जो है हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला रद्द कर दिया और पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। नहीं, आप लोगों का तो काम ही है भैया झूठ फैलाना, अफवाह फैलाना, लोगों की जान चली जाए, मजदूर मर जाए, उससे आपको मतलब नहीं है। आप लोगों ने बात, अरे झूठी है, अच्छा सही है, आप आजादी पे पहुंच गए। देखिए लोकतंत्र में विरोध की अपनी जगह है, लेकिन मैं फिर उस बात को आज शायद कार्यक्रम में कई बार मैंने दोहराया कि हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये सिंपल सी बात है। जांच में जो भी बातें सामने आएंगी, फिर अगर वाकई में एविडेंसेस मिलते हैं तो फिर सबको साथ खड़े होना होगा इस कार्रवाई में, इस एक्शन में। इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। शुक्रिया आपका रौचिका जी, मेरे पास समय इतना ही था। ईशान आपका भी शुक्रिया, पूजा जी आपका भी शुक्रिया, शारदा जी, सौरभ जी, आप लोग चर्चा में जुड़े दहाड़ में आज के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप बने रहिएगा।